मॉडर्न फिजिक्स सीरीज का ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा सा छुपा हुआ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसे स्टूडेंट अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जेई में इससे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। और आज जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसमें से एक हो सकता है। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन ऑन द एनर्जी ऑफ एन एटम। तक हमने बोर मॉडल पढ़ा, रेडियस निकाली, एनर्जी, स्पीड वगैरह, लेकिन एक छोटी सी एजम्पशन हमने चुपके से मान ली थी, आपको पता है वो। आज उस एजम्पशन को तोड़ेंगे और देखेंगे कि असली पिक्चर क्या है। और बीच में हमने जैसे कहा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पॉजिट्रोनियम म्यूनिक एटम है और एक म्यून मेसन वाला न्यूमेरिकल, इस तीनों में से एक ही आएगा पक्का। ठीक है, तो आप ध्यान से बने रहिए और पूरे लेक्चर को आप अटेंड करिए। ये रिकैप है। सबसे पहले छोटा सा, बोहर मॉडल में हमने क्या माना था? हमने माना था कि न्यूक्लियस एक जगह फिक्स खड़ा है, हिलता ही नहीं है ना, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये एजम्पशन हमने क्यों ले लिया, या तो क्यों हम इसको ले पाए? सिंपल है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुना ज्यादा है। तो इतनी हैवी चीज को इलेक्ट्रॉन कहाँ हिला पाएगा? इसलिए हमने मान लिया कि न्यूक्लियस प्रैक्टिकली स्टेशनरी है और सेंटर ऑफ मास भी लगभग न्यूक्लियस पर ही बैठा है। लेकिन, है ना, और यही आज का लेकिन है। फिजिक्स का एक फंडामेंटल रूल कहता है, अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो उसका सेंटर ऑफ मास, सीओएम जो कहते हैं, वो तो रेस्ट पर ही रहना चाहिए। और अगर सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पर रखना है तो दोनों चीजें, न्यूक्लियस भी और इलेक्ट्रॉन भी, दोनों को मूव करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखो आप, सीओएम का फंडा है। तो न्यूक्लियस बिल्कुल स्टिल नहीं रह सकता, है ना। ये डबल स्टार वाला जो प्रॉब्लम है, बस यहीं से जो कहानी छोटी सी है वो शुरू होती है। तो हम बेसिक से कर रहे हैं इसको। तो देखो असली पिक्चर क्या है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास, जिसे हम सीएम बोलेंगे, वो तो रेस्ट पर रहना है उसको। तो इसलिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड वही घूमते हैं, तभी तो वो रेस्ट पर रहेगा। बिल्कुल जैसे आकाश में दो तारे एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं ना, उसे हम बाइनरी स्टार या डबल स्टार सिस्टम कहते हैं। सीओएम में भी ये एक बार तो किया ही है, वैसा ही यहाँ हो रहा है। अब कुछ बातें नोटिस कीजिए। पहली है, सीएम न्यूक्लियस के बहुत पास होता है क्योंकि न्यूक्लियस हैवी है। हैवी चीज सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, ओके। दूसरी है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन हमेशा सीएम के अपोजिट साइड पर रहते हैं, एक सीधी लाइन में, एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ, ऐसे। तीसरी है, दोनों अपने अपने सर्कल में घूमते हैं। न्यूक्लियस छोटे सर्कल में, जिसको रेडियस R1 बोला है, और इलेक्ट्रॉन बड़े सर्कल में, रेडियस R2। और अगर R इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का टोटल डिस्टेंस है तो क्लियरली R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये है, ये इसका ये डायग्राम और ये R इक्वल टू ये सारा जो ज्योमेट्री है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब इसका जो मैथमेटिक्स है वो अब करते हैं। सीएम की जो डेफिनेशन है उससे न्यूक्लियस का मोमेंट और इलेक्ट्रॉन का मोमेंट बैलेंस होना चाहिए, है ना।
यानी mn टाइम्स R1 इज इक्वल टू me टाइम्स R2। ये तो COM का फंडा है और हमें पता है R1 प्लस R2, तो R हमने अभी देखा। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो रिजल्ट खूबसूरत मिलता है। R1 इक्वल टू एम ई अपॉन आर, नीचे आता है एम एन प्लस एम ई, और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस CM से R2 आपका आएगा एम एन आर इंटू अपॉन दोनों मास का सम। अब देखो, क्योंकि एम एन बहुत बड़ा है इलेक्ट्रॉन के कम एम ई के कंपेयर, तो R1 बहुत छोटा निकलेगा और R2 बहुत बड़ा। मतलब न्यूक्लियस जरा सा हिलता है और इलेक्ट्रॉन लगभग सारा, जो सारा घूमना है वो खुद इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। ये तो फिजिकली भी सेंस बनता है ना। तो अब हमारा गोल ये है, हम वही कंफर्टेबल न्यूक्लियस फिक्स्ड वाली पिक्चर रखते चलेंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आसान होती है, लेकिन न्यूक्लियस की थोड़ी सी मोशन को भी अकाउंट में ले लेंगे। और इसके लिए फिजिक्स ने एक बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत ट्रिक दी है। तो उसका नाम है, आपको पता होगा, रिड्यूस्ड मास। ये COM में भी हुआ है ये। तो बेसिकली COM का कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं। बस, तो ये जो म्यू वाला कॉन्सेप्ट है यही हीरो है आज का। ध्यान से सुनो इसको। फिजिक्स क्या कहती है, दो बॉडी को रिलेटिव मोशन है जिनके बीच, वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है एक सिंगल पार्टिकल के मोशन के बराबर, है ना, जिसका मास हम बोलेंगे रिड्यूस्ड मास। और वो एक फिक्स्ड सेंटर के अराउंड घूम रहा है, मतलब दो बॉडी को वन बॉडी कर दिया इसने। तो उसी का फॉर्मूला है एम एन इंटू एम ई अपॉन एम एन प्लस एम ई। या इसको याद रखने का आसान तरीका है 1/μ इक्वल टू 1/mn प्लस 1/m। बिल्कुल पैरेलल रेजिस्टेंस, है ना, जैसा लग रहा है तो वही फील है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो। पहला है, म्यू ई हमेशा एम ई से थोड़ा छोटा होता है, रिड्यूस्ड मास का नाम ही इसलिए रिड्यूस्ड है। दूसरा, अगर न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट हो जाए तो म्यू ई बराबर एम ई, यानी हम अपना पुराना वाला बोर का रिजल्ट वापस ले सकते हैं। तो पुराना मॉडल गलत नहीं था, बस लिमिटिंग केस था, ये लिमिटिंग, है ना। तीसरा है, हाइड्रोजन के लिए म्यू लगभग 0.999 ऐसा टाइम्स एम होता है, यानी सिर्फ 0.05% का करेक्शन है, बहुत छोटा सा, लेकिन है तो सही। और अब आज का ये रूल समझ लो, गोल्डन रूल, जिससे पूरे लेक्चर में हम यूज करेंगे। अपनी हर बोर मॉडल की फॉर्मूला उठाओ और उसमें जहां भी एम लिखा है उसे म्यू से रिप्लेस कर दो। बस इतना ही काम है ना। चलिए एक एक करके सब फॉर्मूला को अपडेट करते हैं। अब देखो, पहले लेते हैं रेडियस। पुरानी बोर रेडियस क्या थी? अब इसको तो जैसे मैंने कहा याद नहीं रखना है हमको, स्टेप 1 स्टेप 2 से डिराइव कर लेते हैं। तो ये थी n² h² अपॉन जो भी है दिख रहा है आपको। अब रूल लगाओ, अपना रूल क्या था, एम ई को क्या करना है, म्यू से बदल देना है। तो जहां एम है, एम ई नीचे है ना, तो वहां म्यू आ गया। और म्यू की वैल्यू डालकर सिंप्लीफाई करो तो आपका आर प्राइम बोलेंगे नया, इज इक्वल टू आर एन इंटू म्यू ई बाय एम ई। नहीं लिख सकते म्यू, अरे एम ई अपॉन म्यू नहीं लिख सकते क्या? देखो ऐसे ही तो आएगा आर एन। ये फॉर्मूला ठीक है, देख लो एक बार। और नंबर के साथ रेडी टू यूज फॉर्म में आर था अपना 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो ये और एम एन स्क्वायर अपॉन म्यू जेड आएगा, है ना, क्योंकि एम ई तो ऊपर था ही और एन स्क्वायर बाय जेड तो आर प्रोपोर्शनल है ही। तो ऐसा है, सारा जो 0.529 है वो ये जो कांस्टेंट है सारे उसको डाल के एंगस्ट्रॉम में ये लेके आए। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, क्योंकि म्यू ई छोटा है एम ई से, तो छोटा ही है, तो एम ई बाय म्यू बड़ा हो जाएगा। मतलब करेक्टेड रेडियस पुरानी बोर रेडियस से थोड़ा बड़ा है, ऑर्बिट थोड़ी सी फैल जाती है। छोटी बात है लेकिन
कॉन्सेप्ट तो है ना। अब आर के बाद क्या आता है, स्पीड आता है, दूसरा स्टेप। यहाँ एक छोटा सा सरप्राइज है, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, वी एन इक्वल टू, देखो वैसे तो z अपॉन एन के प्रोपोर्शनल है, लेकिन सारे नंबर्स देखो यहाँ पे, है ना, 2 पाई k z² अपॉन एन एच। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो एक बार, मास का टर्म कहीं है इसमें, है नहीं है, तो ना एम ई तो ना म्यू ई, कुछ नहीं। स्पीड मास पर डिपेंड ही नहीं करती है, तो इसका सीधा मतलब है न्यूक्लियस की मोशन को अकाउंट कर लेने से स्पीड में कोई चेंज होता नहीं है। म्यू ई को एम ई से रिप्लेस करो या ना करो, वी एन बिल्कुल वही रहता है। तो एक लाइन में याद रखिए, रेडियस चेंज होती है लेकिन स्पीड अनचेंज रहती है, एनर्जी चेंज होती है ना। एग्जाम के लिए ये याद रख लो आप, है ना। अब आगे ये जो एनर्जी है उसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है ये एनर्जी, है कि अब उसी से तो हमने टाइटल भी रखा था लेक्चर का, एनर्जी। तो पुरानी बोर एनर्जी क्या थी, 2 पाई स्क्वायर k² z²। आपको तो याद क्या रखना था कि E इज प्रोपोर्शनल टू z²/n², बट ये सारा e⁴ me अपॉन n²h², डेरिवेशन से आता है। डेरिवेशन के तो 3 ही स्टेप है ना, याद नहीं रखना है, हर बार डिराइव करते रहना है। अब देखो हमारा गोल्डन रूल क्या है, एम ई को म्यू ई से रिप्लेस कर दो, तो जहां जहां म्यू है, एम ई है, वहां म्यू ई डाल दिया, है ना। तो अगर देखो नीचे क्लीन फॉर्म में कैसे, ई प्राइम एन कैसे लिखेंगे, जो ई एन था उसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर म्यू ई नीचे एम ई, तभी तो नया म्यू ई आएगा ऊपर, है ना। एम ई कट जाएगा पुराने वाले इसमें से। तो ये रेडी टू यूज फॉर्मूला आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो था ही, z²/n², मल्टीप्लाई करो म्यू बाय। अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, म्यू ही तो छोटा है एम ई से, तो एनर्जी थोड़ी कम नेगेटिव होती है, यानी थोड़ी सी शैलो हो जाती है। डीप तो ना, डीप थी, -13 और डीप होगा, ये थोड़ा कम तो शैलो बन जाती, तो उतनी डीपली बाउंड नहीं रहती। तो न्यूमेरिकली ये चेंज बहुत छोटा है, इसलिए नॉर्मल प्रॉब्लम्स में इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कंसीडर द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन, तब जरूर लगाना है, करना कुछ नहीं है, म्यू बाय एन से मल्टीप्लाई करना है ना, नहीं तो कहा है तो करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क कटेंगे। चलो तो देखो यहाँ पे अब तक जो पढ़ा उसे टेबल में समेट लेते हैं, है ना? याद करने का बेस्ट तरीका है टेबल। रेडियस फिक्स्ड न्यूक्लियस वाली, उसको म्यू एम ई अपॉन म्यू ई से मल्टीप्लाई करो, है ना, बड़ा हो जाता है। स्पीड बिल्कुल अनचेंज, इससे हाथ ही मत लगाना। एनर्जी फिक्स्ड वैल्यू को म्यू ई अपॉन एम ई से मल्टीप्लाई करो तो थोड़ा शैलो हो जाती है। और पूरे लेक्चर का निचोड़ एक सिंगल क्वांटिटी में है, म्यू। आप पता है ना आपको, म्यू रिड्यूस्ड मास, एम एन एम ई अपॉन एम एन प्लस एम ई। बस यही एक चीज सारा न्यूक्लियर मोशन फिजिक्स का अपने अंदर ये कैरी कर रहा है, म्यू ही। ये समझ गए तो ये जो आज का लेक्चर है न्यूमेरिकल मोशंस का, अ, आप बिना डरे सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो यही है थियरी। थियरी तो पता है आपको, आप इसको अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स पर, और 3 ही तो प्रॉब्लम्स है इसके, पॉजिट्रोनियम और म्यूएन वाले। चलो देखते हैं इसको। ये प्रॉब्लम 1 है, और ये तो क्यूट सिस्टम है, छोटी। इसका नाम है पॉजिट्रोनियम। पॉजिट्रोनियम एक एटम जैसा सिस्टम है, जिसमें एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अराउंड घूमते रहते हैं। पॉजिट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, आगे हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे।
सेम मास, बस चार्ज अपोजिट है, प्लस ई बोल देंगे इसको। क्वेश्चन ये है कि पॉजिट्रोनियम की स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन वेवलेंथ से कंपेयर करो। कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है, ऐसा बताना है। देखो ये आइडिया बॉक्स की आइडिया क्या है, ट्रिक पकड़िए। दोनों पार्टिकल का मास तो सेम है, दोनों का मास m है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास वही तो है m। तो रिड्यूस्ड मास निकालो तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस मास तो रिड्यूस होता है और एम 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 डालोगे तो देखो m/2 आ रहा है, छोटा होना चाहिए दोनों का सिस्टम, यानी रिड्यूस्ड मास आधा है इलेक्ट्रॉन के। ये बहुत ही नीट और क्लीन नंबर है ना। इससे आगे सॉल्यूशन अच्छे क्लीन बन जाएंगे। तो देखो अब सॉल्यूशन पे आते हैं, इतना तो क्लियर है। हमें पता है एनर्जी ऑर्बिटिंग मास के प्रोपोर्शनल होती, सीधा ऊपर m आता था, ई एन इज डायरेक्ट। तो अगर m की जगह म्यू, मतलब म्यू डालना है m/2, अगर ये आ गया तो एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, ई प्राइम एन अपॉन ई एन। तो म्यू बाय एम 1/2 है, मतलब ये जो पॉजिट्रोनियम सिस्टम है हर एनर्जी लेवल हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग लेवल के आधा है। सब लेवल्स आधे हो गए और क्या। अब वेवलेंथ का क्या होगा, याद करो, प्रोटॉन की एनर्जी डेल्टा ई और वेवलेंथ लैम्डा ई इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। डेल्टा ई मतलब 1/λ। अगर सारे लेवल स्पेसिंग्स आधे हो गए तो एमिटेड फोटोन की एनर्जी आधी और वेवलेंथ डबल, है ना। फ्रीक्वेंसी आधी, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, और लैम्डा उल्टा। तो इसका लैम्डा जो है पॉजिट्रोनियम का 2 टाइम्स हाइड्रोजन लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो फाइनल आंसर है पॉजिट्रोनियम की सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन की जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस है उससे ठीक 2 गुनी वेवलेंथ पर आ जाती है। अच्छा रिजल्ट है, सिंपल। एक छोटी सी रिड्यूस्ड मास के कैलकुलेशन ने पूरा स्पेक्ट्रम शिफ्ट कर दिया। ब्यूटीफुल चीज है ये कॉन्सेप्ट। देखो सीओएम का कैसे हेल्प करता है, वरना तो कैलकुलेशन बड़े बड़े लंबे लंबे हो जाते। ओके, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। जेई का फेवरेट टाइप है, नाम है म्यूनिक एटम, बहुत बार पूछा। तो म्यून एक अनस्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल है। अनस्टेबल का मतलब कंपेयर टू अदर पार्टिकल इसका लाइफ बहुत ही छोटा रहता है, चला जाता है। और इसका मास 207 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास है, हैवी है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसा है, प्लस या माइनस ई। अब एक नेगेटिव म्यून जिसे म्यू माइनस बोलेंगे, प्रोटॉन के पास कैप्चर हो जाता है ना, और इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन के अराउंड घूमने लगता है। इससे बनता है म्यूनिक एटम। समझे आप थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब क्वेश्चन 2 पार्ट में है। इसका फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑर्बिट की रेडियस निकालो। रेडियस पता है आपको क्या होने वाला है। पार्ट बी, इसकी आयन, ये एनर्जी भी आपको पता है क्या होने वाला है ना। अब यहाँ दोनों मॉसिस थोड़े से कह सकते हैं कंपेरेबल है। म्यून 207 है, प्रोटॉन 1836 है, तो रिड्यूस्ड मास जरूर करना पड़ेगा इसको, है ना। 207 1836, चलिए करते हैं इसको। पार्ट ए देखो, म्यून का मास है 207 एम, प्रोटॉन का 1836 एम। रिड्यूस्ड मास डालो दोनों का, देखो तो 186 एम आया है। ये कैलकुलेशन जरा खुद भी वेरीफाई कर लेना, ऐसा नहीं कि देख लेना एक बार। तो 207 इंटू 18 डिवाइडेड बाय ऐसा, तो 180। तो रिड्यूस्ड मास आपका ठीक है 186 एम। ओके। अब ऑर्डिनरी फर्स्ट बोर रेडियस होता है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, R1 बोलेंगे इसको, जिसको एंगस्ट्रॉम बोलते थे हम, ये मीटर में लिखा है, उतना ही है बस, 0.529। अच्छा, और हमें पता है रेडियस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो थियरी में पढ़ा है।
तो नए रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, पुराने रेडियस को एम ई अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर वन प्राइम हो जाएगा अपना ओरिजिनल आर वन, ऊपर एम ई डिवाइड बाई म्यू से मल्टीप्लाई करना है ना। तो 2.85 इंटू 10⁻⁻11 आया। देखो क्या खूबसूरत बात हुई है, म्यून प्रोटॉन के 186 गुना ज्यादा पास घूम रहा है, ऐसा है। तो इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन, क्योंकि वो हैवी है तो वो अंदर खींचा जाता है ना। ये एक छोटा लेकिन टाइटली पैक्ड एटम बन गया, ऐसा समझे ना हम। चलो एनर्जी की बात करते हैं पार्ट बी में। एनर्जी तो डायरेक्टली ऑर्बिटिंग मास के प्रोपोर्शनल है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू म्यू बोल देंगे। तो E1 प्राइम म्यू बाय एम ई मल्टीप्लाई बाय जो ओरिजिनल था E1, तो 186 टाइम्स माइनस 13.6, ठीक है। 186 रहेगा क्योंकि एम ई कैंसिल हो जाएगा। तो E1 प्राइम हमारा आता है -2.53। पता था ये कम शैलो होता है, शैलोवर होता है मतलब। तो 13.6 डीप है, जबकि -2.353। तो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी एटम को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो बोले 2.53। और ये हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी से 186 गुना है कि नहीं, देखो। तो सोचिए, सेम फिजिक्स, बस ऑर्बिटिंग पार्टिकल अगर हैवी हो गई तो एटम इतना ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाए कि उसको तोड़ने में 186 टाइम्स ज्यादा एनर्जी लग रही है। ऐसा उल्टा मत कर देना, है ना। -2.53 ज्यादा है -13.6 से, और ये ज्यादा 186 टाइम्स है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना, सीधा मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है म्यू। तो म्यूनिक एटम क्या है, एक छोटा सा एक्सट्रीमली टाइटली बाउंड हाई एनर्जी हाइड्रोजन का भाई है, ऐसा समझ लो। और ये पूरा इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस्ड मास की वजह से। यही है रिड्यूस्ड मास की ताकत। जैसे मैंने कहा, नहीं तो कैलकुलेशन, है ना, कॉन्सेप्ट अच्छा है रिड्यूस्ड मास का। चलिए अब लास्ट, सबसे आखिरी सवाल देख लेते हैं। ये डिटेल्ड है, 3 पार्ट्स वाला न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखो। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसा, मतलब -c, और मास 208 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के मास के। म्यू मेसन बोलते हैं इसको। अच्छा, ये घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड जिसका चार्ज है +3, यानी Z3 है इसका। ओके। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्वेश्चन कहता है न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट मानो। बहुत खूब। अब यहाँ पे अलर्ट हो जाओ, क्योंकि मास इनफाइनाइट है, इसका मतलब हमें रिड्यूस्ड मास लेना ही नहीं है। रिड्यूस्ड मास तो तब लेते हैं जब वो घूमता है या ही। देखो, आप एम इंफिनिटी लो तो म्यू एम बन जाएगा। तो हम सीधा ऑर्बिटिंग पार्टिकल का ट्रू मास 208 एम यूज करेंगे। यही तो ट्रैप है। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ भी रिड्यूस मास लगा देते हैं और फिर गलत हो जाते हैं। 3 पार्ट्स है। पहला है nth ऑर्बिट की रेडियस का एक्सप्रेशन। दूसरा है वो n जिसके लिए रेडियस लगभग हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के बराबर हो, है ना, इक्वेट करना। तीसरा है 3 से 1 ट्रांजिशन में एमिटेड वेवलेंथ राइडबर्ग कांस्टेंट दिया है, आपको नहीं दिया है तो भी आपको तो ये याद होना चाहिए। चलो ठीक है, तो पहला पार्ट कर लेते हैं इसका। जनरल बोर रेडियस क्या होती है हमारी, आर एन इक्वल टू, ये तो लंबा वाला फॉर्मूला है, आपको n² अपॉन z, है ना। अब जैसा हमने कहा है, न्यूक्लियस तो इनफाइनाइट मास का है, तो कोई रिड्यूस मास नहीं। ऑर्बिटिंग मास सिंपली 208 m z3 डाल दो, है ना। तो ये जो सारे कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 3 इंटू 208 आता है 2496।
तो आर एन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2496 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम। बस इतना है, पार्ट ए हो गया। ये बेस एक्सप्रेशन है, अब इसको ना हम यूज करेंगे। अब ये आर एन कैसे निकालना है, तो मैं तो हर बार कहता आया हूं कि इसको हम रट नहीं सकते हैं। ये जो आर एन का एक्सप्रेशन है वो हमारा स्टेप वन से निकलता है। कैसे निकलता है, आपको पता है कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करते हैं। तो दूसरा हमारा इक्वेशन था एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। एनीवेज, तो ये जैसे मैं कहता हूँ 2-3 विद इन 3 मिनट्स ये हमारा रिजल्ट आ सकता है, रटने की जरूरत नहीं है। चलो इसको हम यूज करते हैं अभी पार्ट बी में। हमें वो एन चाहिए जिसके लिए म्यू मेसन ऑर्बिट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के बराबर हो जाए। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट बोर रेडियस क्या है, आर वन ऑफ हाइड्रोजन एच स्क्वायर, क्योंकि एन वहां पे 1 डालना है और क्या, और हाइड्रोजन के लिए जेड भी 1 होता है। तो ये हमें मिल गया आर वन एच। अब दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि हमारा पहला जो रिजल्ट था वो 2496 वाला देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये आर वन ऑफ एच, दोनों को इक्वेट करो, दोनों तरफ सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। बस एन स्क्वायर अपॉन 2496 इज इक्वल टू 1/4, ये नंबर बचेंगे। तो एन आपका आता है अंडर रूट ऑफ 624, तो अप्रोक्सीमेटली ये 625 लेके 25। तो म्यू मैसन को एन लगभग 25 वाले ऑर्बिट तक जाना पड़ेगा, तभी वो उतनी दूर पहुंचेगा जितनी दूर हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन रहता है। इंटरेस्टिंग है ना, हैवी पार्टिकल इतना अंदर रहता, अगर रहता है तो 25th ऑर्बिट में जाकर ही वो हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के बराबर होता है। ऐसा है। चलो कोई नहीं, पार्ट सी देखो, इसका इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते पार्ट सी के लिए। ये सबसे मजेदार है, वेवलेंथ फॉर 3 से 1 के ट्रांजिशन के लिए। पहले राइडबर्ग कांस्टेंट भी मास के प्रोपोर्शनल होता है ना, आर इज प्रोपोर्शनल टू एम, क्योंकि वो डेरिवेशन में देखो आप ध्यान से, तो वहीं से तो राइडबर्ग निकला था, क्योंकि एनर्जी भी तो प्रोपोर्शनल एम है, तो उसी में तो राइडबर्ग कांस्टेंट, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एम याद रखना। तो म्यू मोशन के लिए आपका जो आर प्राइम है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर 4 208 एम। अब ये कैसे आया, बोले तीसरा स्टेप है हमारा डेरिवेशन का। पहले आर निकाला, वी निकाला, फिर एनर्जी निकाल लेंगे हम, ऐसे। ठीक है, तो ये 208 आर आ रहा है। ठीक है, और आर की वैल्यू हमें पता है। अब राइडबर्ग फॉर्मूला लगा देंगे, z इक्वल टू 3 ट्रांजिशन एन टू 3 to 1 1/λ आर स्क्वायर जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। अब इसमें आर प्राइम ही डालना है, तो 8 आर प्राइम आ रहा है। कैंसल तो अच्छा हो रहा है, 9 और 9 झगड़ा ही खत्म हो रहा है, बचता है सिर्फ 8 आर प्राइम, ये ऐसे। अब देखो लैम्डा इक्वल टू 1/8 आर प्राइम, और आर प्राइम की वैल्यू है 208 टाइम्स आर। तो करो, जेई में तो कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, तो लैम्डा आपका 0.548 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। तो बहुत छोटी सी वेवलेंथ है, एक्सरे के रेंज में है ये। क्यों, क्योंकि दो चीजें मिल गई, हैवी म्यून और हाई एटॉमिक नंबर वाला जेड, जेड इक्वल टू 3 है। तो दोनों ने मिलकर सिस्टम को इतना टाइटली बाइंड कर दिया है कि एमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम से भी आधे से कम हो गई। समझ रहे हो बात को, समझ ये, क्योंकि हाई बाउंड है, हाई एनर्जी, तो लैम्डा छोटा। चलो अच्छा फिजिक्स है ये। चलो ये हो गया हमारा, अब हम समराइज कर लेते हैं।
4 पॉइंट्स है इसमें, पूरा लेक्चर समेट ले। ये रिवीजन के लिए परफेक्ट है। पहला कोर आइडिया क्या है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों कॉमन सीएम के अराउंड घूमते हैं, बस एमी को रिड्यूस मास से रिप्लेस करना है, और वही पुरानी फिक्स्ड फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट आपको लगानी है। दूसरा है, क्या चेंज होता है? बोले रेडियस एम ई बाय म्यू से बदलती है, एनर्जी म्यू ई बाय एम ई से बदलती है, शैलो हो जाती है। समझ गए ना? शैलो मतलब एनर्जी बढ़ जाती है और स्पीड अनचेंज रहती है। तीसरा, कब मैटर करता है? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के लिए करेक्शन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, सिर्फ 0.05%। लेकिन जब मासेस कंपेरेबल हो, जैसे ये पोजिटोनियम, या जब ऑर्बिटिंग पार्टिकल जैसे हमने देखा बड़ा हैवी हो, जैसे म्यूनिक 208 207, तो ये करेक्शन क्रूशियल हो जाता है। चौथा, स्पेशल केसेस याद रखो, पॉजिटोनियम में म्यू m/2 होता है, वेवलेंथ डबल हो जाती है। म्यूनिक में म्यू 186 एम, ऑर्बिट 186 गुना छोटा हो जाता है और एनर्जी 186 गुना ज्यादा हो जाता है। और इनफाइनाइट न्यूक्लियस का मास के केस में रिड्यूस मास ही नहीं यूज करना है, जो भी मास दिया उसको यूज कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा लेक्चर आज का। देखा कि छोटी सी एजम्पशन को हमने जो बोर में इग्नोर किया था, न्यूक्लियस फिक्स्ड है ऐसे, उसको ठीक करने पर एक पूरा नया अच्छा कॉन्सेप्ट रिड्यूस मास से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। जैसे हैवी सिस्टम हो जाता है तो टाइटली बाउंड होता है, एनर्जी कैसे ट्रांजिशन में बड़ी आती है, वेवलेंथ छोटी, ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट में अगर आप लिखेंगे तो अच्छा है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ये कंटिन्यू करेंगे हम लेक्चर आगे। थैंक यू।